दुनिया भर के बाजारों से आज है बेहतर मजबूती के संकेत और दमदार शुरुआत के आसार हैं भारतीय बाजारों के लिए। तो आज मजबूत शुरुआत करने के बाद क्या कुछ और बढ़ेंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली? लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि आज के बाजार के स्ट्रैटेजी क्या होने चाहिए। महीना खत्म हो रहा है, क्वार्टर खत्म हो रहा है, छमाही खत्म हो रही है, तो बहुत सारी खबरें आई हैं, उसका भी थोड़ा विश्लेषण कर लेंगे और आने वाले दिनों में कैसा एक्शन रह सकता है उस पर भी अनिल जी से चर्चा करेंगे। तो अनिल जी, सबसे पहले तो बताइए कि आज के अहम ट्रिगर्स क्या हैं। डाउ में 580 अंकों से ज्यादा की उछाल जो रही वो उम्मीद से काफी बेहतर थी। हमें अंदाजा नहीं था कल बाजारों के बंद होते वक्त कि इतनी मजबूती के साथ भी हम बंद हो सकते हैं अमेरिका में, और उसके साथ साथ डाउ फ्यूचर हल्के हरे निशान के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और इससे भी बढ़िया बात दीप ये कि एशियाई बाजारों में रिएक्शन है तेजी की तरफ। हालांकि लगातार 5वें दिन 40,000 से ज़्यादा अमेरिका में मामले आए हैं, वो अमेरिका के लिए है, डाउ जोन्स के लिए नहीं। टाटा स्टील और बीएल समेत कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके नतीजों पर आज आपको एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच भारत सरकार भरपूर एक्शन में। अनलॉक 2 का ऐलान हुआ है। कल देर शाम 59 से ज़्यादा ऐप्स को बैन किया गया है और उसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग टिकटॉक है। और साथ ही बाज़ारों में एक और बड़ी चीज़ है जो आज के लिए है, वो है पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन है। वो आज के लिए बड़ी बात है जिस पर आपको नजर रखनी है। बिल्कुल अनिल जी, तो दो बड़ी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। एक तो जो डोमेस्टिकली हो रहा है कोरोना को लेकर, चीन को लेकर, और ऑफ कोर्स आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन है, और दूसरा सर जो हमने ग्लोबल एक्शन देखा है। तो पहले ग्लोबल एक्शन पर सवाल पूछना चाहूंगा, फिर डोमेस्टिक क्यूज के बारे में बात करेंगे। सर, कल हमने रिबाउंड तो देखा और कल क्लोजिंग पर भी यही चर्चा हो रही थी कि अमेरिकी बाजार अगर 2-3 दिन गिर जाए तो फिर काफ़ी हो जाती है गिरावट और रिबाउंड आपको आते हुए दिखता है। और कल हमने देखा भी कि एक रिबाउंड हुआ है, बट काफ़ी नैरो रिबाउंड रहा। सिर्फ कुछ बड़े स्टॉक्स या सेक्टर्स के पार्टिसिपेशन से ही रिबाउंड आया। और दूसरी बात सर, 6 महीने हो गए कोरोना से। एग्जैक्टली 6 महीने पहले 31 दिसंबर को कोरोना के पहली बार डिस्क्लोजर आया था चाइना की तरफ से। अब हम 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस पर हैं और लगातार वार्निंग्स आ रही हैं WHO की, अमेरिका के CDC की। मार्केट संभल गए हैं, थोड़ी वॉलेटाइल राइड रही है, पर अब किस तरह की दिशा दिख रही है जिस तरह की वार्निंग्स आ रही हैं और जिस तरह की मार्केट की चाल चल रही है? दीप, ये कहना बड़ा मुश्किल काम है कि 6 महीनों में कोरोना के मामले में हम आगे बढ़े हैं या पीछे हुए हैं। मतलब आप जिस तरह से देखना चाहें वैसे देख सकते हैं। संख्या के मामले में हम आगे बढ़े हैं, लापरवाही के मामले में आगे बढ़े हैं, लेकिन हाँ, डर निकल जाने के मामले में भी आगे बढ़े हैं कि अब कोरोना का वो डर नहीं रहा। लेकिन वो डर निकलने के साथ साथ थोड़ी लापरवाही भी बढ़ रही है। जब 1000 मामले थे तब लोग और बाजार दोनों पैनिक मोड में थे, और अब जब 1 करोड़ मामले हैं तो पिकनिक मोड में हैं। लोगों को लगता है कि बस अब बाहर निकलो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। वही दिक्कत है कि एक वक्त के बाद आपका किसी चीज़ से डर निकल जाता है और वो डर लोगों का और बाजार का निकलता हुआ दिख रहा है। बाजार का डर निकल रहा है वो तो जायज़ और ठीक है और अच्छी बात है, लेकिन लोगों का डर निकलना ये ठीक बात नहीं है। वेल्थ आप बना लेंगे, हेल्थ का ध्यान तो आपको खुद ही रखना है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कोरोना के नए मामलों का, अब 40 हज़ार के नए मामले आ रहे हैं अमेरिका में हर रोज, लेकिन उसके बावजूद बाजारों पर कोई खास असर है नहीं। अब कल की तेजी को भी आप इसी तरह से देख सकते हैं, दोनों ही तरीके से, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। पॉजिटिव साइड में ये क्या, डाउ में जबरदस्त उछाल दिखा है। नेगेटिव साइड में आप कह सकते हैं कुछ चुनिंदा शेयर ही हैं जिन्होंने डाउ को कल खींचा है और ऊपर बंद किया है। लेकिन ओवरऑल आपको एक बात समझनी चाहिए, और वो ये कि अमेरिकी बाजार कंसोलिडेशन के मूड में है। और इसीलिए आपको याद होगा कल भी सुबह हम यही बात कर रहे थे कि जो लोग फ्राइडे सैटरडे संडे इस बात को लेकर बड़े चिंतित है कि 700 पॉइंट डाउ गिर गया, अब हमारा क्या होगा क्या होगा। आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। और कल दिन के ऊपरी स्तरों की तरफ जाकर बाजार बंद हुआ है, और कल भी बंद होते वक्त हमने कॉल खरीदने की राय दी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो रेंज बाउंड बाजार है, ऐसा भी नहीं कि बहुत तेजी हो जाएगी और ऐसा भी नहीं कि बहुत मंदी होगी। वेट करिए कि अमेरिकी बाजार एक थोड़े समय बिताने के बाद में किस तरफ का डायरेक्शन देते हैं। इसीलिए हम कल भी जल्दबाजी में नहीं थे कि ये ऐलान करने के लिए कि बड़ी तेजी होगी या बड़ी मंदी होगी, आज भी नहीं है। लेकिन 6 महीने बाद अगर सिचुएशन जस की तस है, हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं। खाली इम्प्रूव इसी बात से कर रहे हैं कि घर से हमने बाहर निकलना शुरू किया है, लेकिन अनलॉकडाउन 2 भी जो हो रहा है वहाँ पर भी आपको पता है कंटेनमेंट जोन में। और जब तक देखिए, एक हमारे लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दीप जो है वो ये कि जब तक मुंबई और दिल्ली, ये 2 बड़े शहर
या फिर महाराष्ट्र को गिन लें, ये बड़ा राज्य, जब तक यहाँ पर पूरी तरह से आप अनलॉकडाउन नहीं होते हुए देखते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से ट्रैक पर नहीं आती है, तब तक आपके लिए अंदाजा भी लगाना मुश्किल काम है कि कोरोना से अल्टीमेटली नुकसान कितना हुआ है। लेकिन ठीक है, बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रही है, अच्छी बात है, बस हमें थोड़ी सावधानी रखकर चलना चाहिए, इतना ही, और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ी सावधानी रखकर चलना चाहिए, पर जिस तरह से एक तो अनलॉक का अनाउंसमेंट हुआ है भारत में, अनलॉक 2.0 कह सकते हैं, कुछ जगहों पर एक्सटेंड हो गया है, कल महाराष्ट्र सरकार ने भी ये अनाउंसमेंट किया था। अब आगे जाकर जो डोमेस्टिक यूज है वहां पर क्या एक्शन रह सकता है, और स्पेशली जो आज के ट्रेड में है, क्योंकि कल हमने देखा कि चीन की 59 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है, उसमें टिकटॉक भी इंक्लूडेड है जो काफी पॉपुलर रही है भारत में। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री भी 4 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, तो बाजार की नजर इन इवेंट्स पर भी रहेगी। किस तरह का एक्शन या किस तरह का रिएक्शन या थोड़ी नर्वसनेस देख रहे हैं सर इसकी वजह से? देखिए, मैं इसको डीप नर्वसनेस के बजाय पॉजिटिव साइड पर देखूंगा कि आज शाम 4 बजे जो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, 3 बातें हो सकती है। पहला, अनलॉकडाउन 2 पर प्रधानमंत्री अपने विचार रख सकते हैं कि देखिए हम किस तरह से पूरे देश को धीमे धीमे और खोलने जा रहे हैं, और ऐसे में देश के नागरिकों से उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम क्या सावधानी रखें या किस तरह से काम करें। एक एजेंडा ये हो सकता है। दूसरा एजेंडा सीमा पर तनाव को लेकर हो सकता है, और इस बीच में जो कल 59 चीनी ऐप्स जो बंद किए, उसका पूरे देश भर में स्वागत किया जा रहा है, और होना भी चाहिए। हम अपने अपने तरीके से जिस तरह से हम लड़ सकें वो लड़ना चाहिए, और चीन से लड़ने का हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उस पर आर्थिक प्रहार किया जाए, क्योंकि चीन की जो पैसे की ताकत है, उस ताकत को अगर आप कमज़ोर कर देंगे तो सीमा पर लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट सिंपल है, आप और मैं जो मिलकर हम कर सकते हैं वो करना चाहिए, और ये ऐप्स बंद हुई है तो बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है। तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी उस बारे में कुछ कहना चाहें। और तीसरी बात, जो चूंकि पिछली बार भी जी बिजनेस ने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी थी 2:25 पर, और उसके बाद रात को 8 बजे प्रधानमंत्री जी की तरफ से बड़ा ऐलान हुआ था इस बात का कि 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया जाएगा इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। क्या एक और राहत पैकेज आ सकता है, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 3 मुद्दों में से शायद कोई एक मुद्दा हो, या हो सकता है 2 या तीनों मुद्दे हों जिस पर प्रधानमंत्री जी आज बात करें। लेकिन इन तीनों मुद्दों में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको लेकर हमें डरना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हाँ, हो सकता है कल सुबह आपको लगे कि कोई खास बात हुई नहीं हुई, वो एक अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन आज 4 बजे तक आपको कोई ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं कि कोई आप पे बड़ी ऐसी नेगेटिव खबर आ जाएगी प्रधानमंत्री जी के स्पीच से कि जिससे आपको डर लगे। तो मेरा ये मानना है, पॉजिटिव साइड पर रहिए, और प्रधानमंत्री जी की स्पीच को लेकर भी आप पॉजिटिव रहिए। देखिए, सिंपल चीज़ है, अनलॉकडाउन 2 में अगर वो सावधानी की बात कहेंगे तो वो भी गलत नहीं, वो हमें पता है। दूसरा, चीन के साथ तनाव पे लेकर अगर वो कुछ कहेंगे तो ऐसा तो कुछ नहीं कहेंगे जिससे कि तनाव बढ़े, और अगर कोई एक्शन लेने नहीं लेने की बात भी होगी तो वो इस तरह से राष्ट्र के नाम पे संदेश पे तो होती नहीं, वो तो सेना के आला अधिकारियों के साथ होती, तो वहाँ से भी आपको कोई ऐसी खराब खबर सुनने को नहीं मिलेगी। रहा सवाल तीसरा, आर्थिक पैकेज को लेकर, अगर वो दे दे तो बहुत अच्छा, ना दे तो भी कौन सा फर्क पड़ता है कि नहीं दिया तो उससे बाजार खराब हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि आज के स्पीच को लेकर बाजार को कहीं भी डरने घबराने की जरूरत है, इनफैक्ट पॉजिटिव होने की जरूरत है, और उस मामले को लेकर आप न्यूट्रल से पॉजिटिव व्यू लेकर चलें सेंटीमेंट के लिहाज से, कि आज प्रधानमंत्री जी का शाम को 4 बजे संबोधन है। तो ये 3 चीज़ों में से कोई एक एजेंडा हो सकता है, और इसके बाहर भी हो तो हमें पता नहीं, ये सिर्फ एक अंदाज लगाने वाली बात है, विश्लेषण करने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब एक तरह से ये सरकार की तरफ से जो दूसरा कदम हुआ है, पहला कदम जो हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, जिन्होंने कहा था कि चीनी कंपनियों के बने हुए इक्विपमेंट हम नहीं खरीदेंगे, और दूसरा ये कि जहां ऐप्स को बैन किया जा रहा है, इस मामले को लेकर मुझे लगता है कि अब सरकार बहुत संजीदगी से आगे बढ़ रही है। तो ये एक अच्छा कदम है, और ये देश की कंपनियों के लिए, हमारे यहाँ के उद्योगपतियों के लिए, कारोबारियों के लिए एक अच्छा संदेश देगा, और इसमें पूरे राष्ट्र को इसका समर्थन करना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो एक तरह से न्यूट्रल या पॉजिटिव ही लीजिए जो आज शाम प्रधानमंत्री का 4 बजे का संबोधन है, और उस पर हमारी कड़ी नजर रहेगी। बाजार के एक्शन पर भी कड़ी नजर रहने वाली है। तो सर बताइए, आज का सेटअप कैसे लग रहा है? पीएम के स्पीच के बारे में तो आपने बोला न्यूट्रल से पॉजिटिव है, पर ज्यादातर बाकी संकेत भी आज आपने सर न्यूट्रल से पॉजिटिव ही रखे हैं। जी हाँ दीप, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं,
एफआईएस के संकेत ये नेगेटिव। आज के सेशन में एक ही खराब चीज़ है, वो एफआईएस के संकेत, जो हम थोड़ा आगे विस्तार से बात करेंगे। और अगर बाजार में अपसाइड थोड़ी सी रुकनी है तो वो सिर्फ इसी वजह से होगी। घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल हैं, सेंटीमेंट न्यूट्रल से हल्का पॉजिटिव और ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है। आइए रेंज में आपको बता दूं, 10,200 10,250 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, और इसके नीचे वैसे तो फिसलेंगे नहीं, लेकिन अगर गलती से कभी एक रेंज के लिए आप सपोर्ट के तौर पर नोट करके रख लें, 10,125 10,175 ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के तौर पर होगा। 10,375 10,400 आज की पहली ऊपरी रेंज है, डे रेंज। इसके पार निकलकर 10,407-8 जो हमने कल हाई बनाया उसके आसपास रुकेंगे। अगर उसको पार करके टिक गए तो 10,475 10,550 की रेंज में हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं फिर वही कहूँगा दीप के बाजार में ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको कुछ अहम लेवल को फोकस करना है, और कल भी हम आपको यही बात कर रहे थे कि जब तक कुछ अहम लेवल ना टूटे तब तक घबराइए मत। अहम लेवल क्या है? 10,250 के नीचे अगर आप बंद होंगे तो पहला संकेत सावधानी का आएगा। 21,300 के नीचे बैंक निफ्टी पर बंद होंगे तो पहला संकेत सावधानी का आएगा, और वो दोनों ही लेवल क्लोजिंग बेसिस पर आपको नहीं मिले। 10,000 के नीचे आप बंद होंगे निफ्टी पर तो आपको ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। 20,500 के नीचे बंद होंगे बैंक निफ्टी पर तो ट्रेंड पॉजिटिव से न्यूट्रल होगा। तो आप पॉजिटिव से न्यूट्रल ट्रेंड होने में बैंक निफ्टी पर 800-900 पॉइंट ऊपर हैं, निफ्टी पर आप करीबन 300 पॉइंट ऊपर है। तो अभी आराम से शांति से बैठिए, कोई हड़बड़ी मत करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए। जब तक इंपॉर्टेंट लेवल किसी हिसाब से टूटते नहीं है तब तक आपको ट्रेंड के साथ रहना है। और ट्रेंड अभी तक भी तेजी का है। इस तेजी के ट्रेंड में थोड़ा सा ठहराव आया है। एक साथ हम 500-600 पॉइंट भागे थे, आपको याद होगा, 4-5 सेशन में ही। लेकिन उसके बाद कहीं तो रुकेंगे, कहीं तो अटकेंगे, और वो बाजार टाइम वाइज करेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। इस टाइम वाइज करेक्शन को एंजॉय कीजिए, और एंजॉय करने का एक ही तरीका है, इंडेक्स देखना बंद करके आप स्टॉक्स को देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश कीजिए, और उस हिसाब से आपके पैसे बन जाएंगे। बैंक निफ्टी के लिए 20,950 21,050 मजबूत सपोर्ट जो है ना, ये टूटेगा नहीं। मैंने एक ही लेवल दिया आज। वैसे 21,300 पहला सपोर्ट जो लेवल है, 21,300 के नीचे आप खुलेंगे नहीं, ऊपर ही खुलेंगे, तब 21,300 आपके लिए पहला सपोर्ट हो जाएगा। 21,325 21,425, लेकिन नीचे 20,950 21,050 मजबूत सपोर्ट जो है ऊपरी स्तरों पर 21,600 21,800 ये दिन के लिए ऊपरी स्तर बनता है। लेकिन अगर तेजी बढ़ गई और अमेरिका के फ्यूचर और मजबूत हो गए, कुछ हो गया ऐसा, तो फिर आप 22,000 22,250 की रेंज में बाजार को जाते हुए देखेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। वहां पर पहुंचे तो बिग वाली प्रॉफिट बुकिंग आपको जरूर करनी चाहिए। पुट कॉल रेशियो 1:30 पर है, कंफर्टेबल है। विक्स 1% बढ़कर आया, कोई चिंता की बात नहीं। जी दीप। बिल्कुल, तो जो रेंज है वो रेंज अभी तक इंटैक्ट, और कल हमने देखा भी कि जब लोअर लेवल पर इस रेंज को टेस्ट किया था तो बाजार में एक अच्छा बाउंस भी आते हुए दिखा, और क्लोजिंग भी काफी अच्छी रही जहां तक बाजार का सवाल है। कल के बाजार में देखते हैं आज का एक्शन कैसे रहेगा। सर, अगर पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करें तो फिर क्या ध्यान में रखना चाहिए? 10,200 आप स्टॉप लॉस के तौर पर रख लें इंट्राडे भी, और क्लोजिंग बेसिस पर भी निफ्टी पर अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे स्टॉप लॉस 21,000 का आ रहा है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मैंने थोड़ा ऊपर खींचा है 21,300, और उसकी वजह दीप ये है कि पिछले अगर आप 1 2 3 4 7 सेशन के तो डेटा मैंने लिख रखे हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 7 सेशन के डेटा में अगर आप देखें तो एक भी दिन पिछले 7 दिनों से आपको 21,300 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली। एक बार 21,338, एक बार 21,359, तो आपको 21,300 के नीचे क्लोज मिले तो एक बार आप हल्की सावधानी के साथ अपनी पोजीशन थोड़ी सी कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बहुत चिंता की बात है, हल्की पोजीशन आप कम कर लीजिए अगर आप डे ट्रेडर हैं या फिर एक आध दिन के लिए ही पोजिशनली ट्रेड कर रहे हैं। बाकी जो लोग थोड़ा लंबा ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए तो जब तक 21,000 के नीचे बंद ना हो तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। तो बैंक निफ्टी के लिए मैंने जानबूझ के स्टॉप लॉस छोटा रखा है, क्योंकि बैंक निफ्टी वॉलेटाइल ज़्यादा रहता है। मैं नहीं चाहता कि नुकसान आप ज़्यादा करें बैंक निफ्टी में। और पता नहीं आज गट फीलिंग भी दीप ऐसा है कि बैंक निफ्टी में कोई न कोई एक बढ़िया ट्रेड आज मिलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी की अंडर परफॉर्मेंस अब शायद कम होनी चाहिए और एक तेज दौड़ लगाने को बैंक निफ्टी भी तैयार हो सकता है। आइए, ये आपके लिए निफ्टी पर हुई लॉन्ग पोजीशन पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस। शॉर्ट पोजीशन पर एक ही स्टॉप लॉस है निफ्टी पर 10,400, इसके पार निकले, या यूं कहें कल का हाई है, परसों का हाई है 10,409, उसके पार निकल कर टिके तो फिर, और अगर 10,400 के ऊपर की आज क्लोज भी मिले तो भी आप अपनी शॉर्ट पोजीशन से निकल जाइए। 21,800 ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर
स्टॉप लॉस होना चाहिए डे ट्रेडर्स के लिए भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। आप देखिए पिछले कई दिनों से बैंक निफ्टी ने खाली 400 पॉइंट की रेंज में 7 सेशन ऐसे हैं मेरे सामने, 7 सेशन जिसमें बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिए 21,300 और 21,700 की रेंज में दी। सिर्फ 400 पॉइंट की रेंज में लगातार क्लोज दे रहा है। तो अगर 21,300 के नीचे क्लोज देगा तो पहला थोड़ा सावधानी का संकेत आएगा। 21,700 21,800 के ऊपर क्लोज देगा तो फिर ये 22,250 22,500 की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। तो आज ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपको मेक और ब्रेक वाला ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी पर मिल जाए, ऐसा संभावना बन रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन मैं आज के सेशन को लेकर बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूं कि आज मौके मिलेंगे ज़्यादा बाजार में ट्रेड करने के लिए आज से। जी दीप। बिल्कुल, तो मौके की तैयारी रहेगी अगर अच्छे ट्रेड्स की बात करें सर। तो फिर अगर ट्रेड्स करने हैं तो नई पोजीशंस कैसे बनाएं आज? दीप, नई पोजीशन बनाने के लिहाज से आपको निफ्टी में करनी है खरीदारी। 10,200 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करें। आज के लेवल्स जो मैं दे रहा हूँ बड़े इंटरेस्टिंग है और वो आप ढंग से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो लेवल्स ऐसे है ना, वो राउंड फिगर में नहीं है। आज बैठे बैठे मूड से मैंने लेवल्स निकाले तो वो अलग अलग निकल के आए, वैसे के वैसे मैंने रख दिया। नहीं तो आमतौर पर मैं राउंड फिगर में आपको नंबर देता हूँ। 10,200 स्टॉप लॉस है, 10,360, 10,400, 10,470 और 10,500 ये टारगेट 4 हैं आपके लिए अगर आप निफ्टी में करते हैं खरीदारी। तो जितना कम गैप से खुले उतना खरीदने का मौका आपके लिए बेहतर होगा। बेचना जो चाहते हैं, अब कहाँ बेचना है वही एक दुविधा वाली बात है। फिलहाल मैं 10,450 10,500 की रेंज में बेचने की कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस 10,560 का होगा। 10,400, 10,350, 10,325 ये 3 टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। बैंक निफ्टी में आइए, 21,300 बहुत छोटा स्टॉप लॉस है। आप देखिए दीप, मुश्किल से 60 पॉइंट का जी। 21,300 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 21,575, 21,700, 21,775, 21,900 और 22,000 तक के टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में करनी है खरीदारी। और जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट करने में दीप एक ही इशू है कि किस लेवल से शॉर्ट किया जाए। 21,800 के आसपास से आप सोच सकते हैं, लेकिन उस वक्त बाजार का मूड माहौल भी देखना होगा। अगर आपको ठंडा होता दिखे, रुकता हुआ दिखे तो 21,800, नहीं तो 21,900 950 ज़्यादा अच्छी रेंज है। ये 22,000 तक आप बेच सकते हैं। 22,100 का स्टॉप लॉस रखिए। 21,700, 21,600, 21,525 और 21,425 ये 4 टारगेट आपके लिए बनते हैं बैंक निफ्टी में अगर आप ऊपरी स्तरों पर करते हैं बिकवाली। बिल्कुल, तो कुछ अहम लेवल्स हैं, काफ़ी सारे अहम लेवल्स हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए और आपको अच्छा ट्रेड आज मिल सकता है। सर, बैन में तो कोई भी स्टॉक नहीं है, सीरीज का कल दूसरा ही दिन था, बट देखते हैं आगे जाके वहां पर क्या एक्शन रहता है। पर जो क्यूज हैं आज के, उसके बारे में अगर बताएं सर। DIS पॉजिटिव है, FNO न्यूट्रल है, बट एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि FIS के क्यूज नेगेटिव आए हैं। बिकवाली जरूर से ज़्यादा है दीप। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी बिकवाली की रीज़न, और वो आंकड़ों में और स्क्रीन पर दिख भी नहीं रहा था। 1937 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ साथ 790 करोड़ के स्टॉक्स भी बेचे हैं। तो आप देखिए करीबन 2800 करोड़ 2700 करोड़ का आपने टोटल बिकवाली कर डाला है स्टॉक्स में, जो कहीं ज़्यादा है। ये थोड़ी चिंता की बात है। और अगर आज बाजार की तेज़ी पर ऊपर की तरफ ब्रेक लगना है तो वो इसी बात से लगेगा कि FIS की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा बढ़ा है और किसी भी लिहाज से बढ़ा है। और कल के सेशन को देखते हुए तो पक्के तौर पर बढ़ा है। तो ये डिस्कम्फर्ट दे रहा है। अगर करेक्शन आएगा तो करेक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी आंकड़े की वजह से आएगा और कुछ नहीं। FIS का कंफर्ट कॉन्फिडेंस उतना आ नहीं रहा है जितना हमें चाहिए। पॉइंट नंबर 1। घरेलू फंड्स ने खरीदा। अच्छा, इसके साथ ही 1241 करोड़ के इंडेक्स भी बेचे हैं। तो आप देखिए कैश में बेचा है, इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा है, स्टॉक फ्यूचर्स बेचा है और सब दबा के बेचे हैं। ऐसा नहीं कि आंकड़ा छोटा है, सब में आंकड़े बड़े हैं। ऑप्शंस भी दोनों, स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शन, वहां पर बिकवाली छोटे छोटे हैं लेकिन है बिकवाली। तो कल के सेशन में मेरे ख्याल से इतने दिनों के सबसे खराब FIS के आंकड़े आए हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों के, हफ्ते 2 हफ्तों के मैं कह सकता हूँ सबसे गंदे आंकड़े यही है, जहां पर सब तरफ की बिकवाली हुई और बड़ी बिकवाली हुई है। यही मुझे चिंता दे रही है। इसके अलावा आज के सेशन में मुझे और कोई चिंता नहीं। अब इसमें एक पॉजिटिव साइड ये भी मान सकते हैं कि चलो FIS ने ज़्यादा बेच दिया और बाजार का मूड थोड़ा सा बेहतर होता है तो हो सकता है वो खरीदारी करने शॉर्ट कवरिंग आए। अगर वैसा हो जाए तो कहना ही क्या, ये तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये एक आंकड़ा है जो दीप तकलीफ देने वाला है। अब आइए वायदा कारोबार के आंकड़े की तरफ।
56 पॉइंट का डिस्काउंट निफ्टी फ्यूचर्स में दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट में 2 लाख शेयर घटे हैं और 70 पॉइंट निफ्टी कल बंद हुआ है। अब आइए आपके लिए आज का लेवल जो है इंपॉर्टेंट नीचे की तरफ पहले है 10,300, जिसके ऊपर आप कल बंद हुए हैं 10,312 पर। 10,300 के कॉल्स में 22 लाख शेयर हैं, 9 लाख शेयर कल ही जुड़े थे और आज आप गैप से ऊपर खुलेंगे। तो सबसे पहले तो जो 10,300 के कॉल राइटर्स हैं उन्हें तकलीफ होगी, नेगेटिव होंगे, वो शॉर्ट कवरिंग आएंगे और वो 10,400 तक ले जाने की कोशिश निफ्टी को कर सकते हैं। 10,400 पर 21 लाख शेयर और है। ये मैं खाली वीकली डेटा बता रहा हूँ। तो अगर ब्रॉडली आप देखें तो 10,400 पार करने के बाद लगभग 50 लाख शेयर आपके कॉल राइटर्स शॉर्ट हो जाएंगे। तो 10,410 के ऊपर निकलकर टिका तो असली एक्शन और मजा आएगा। नहीं तो 10,375 10,425 की रेंज में बाजार ऊपरी लेवल पर वक्त बिता देगा, ये होने वाला है। लेकिन इसके पार निकल कर टिका तो फिर 10,475 10,500 की तरफ बाजार बढ़ सकते हैं। वो आपका आज के लिए अल्टीमेट टारगेट होगा। 10,500 के ऊपर जाने की संभावना कम है। दोनों ही वीकली और मंथली सीरीज में लगभग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ पर 41 लाख शेयरों का जो पार होना मुश्किल है। ये हो गया आपके निफ्टी के डेटा। अब आइए बैंक निफ्टी में 123 पॉइंट के डिस्काउंट पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात एक और है निफ्टी में जो बता दूं, पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है। सीरीज की शुरुआत में 1.3 का पुट कॉल रेशियो किसी भी हिसाब से ज़्यादा नहीं है। ओवरबॉट तो है ही नहीं, इनफैक्ट शॉर्ट साइड पर ही थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो जो कॉल राइटिंग हुई है उस लिहाज से बैंक निफ्टी पर 21,500 इसके ऊपर आप खुले अगर आज 150 पॉइंट ऊपर, उसके तो ऊपर खुले चाहिए, उसके ऊपर खुल के टिके दीप तो थोड़े शॉर्ट्स हैं वहाँ पर 21,500 पर 4 लाख शेयर कॉल राइटर्स वो और ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे। और अगला बड़ा लेवल सीधा 22,000 का आता है, 7 लाख शेयरों के ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है। तो 21,500 22,000 फिर आपके लिए डे ट्रेड रेंज हो सकती है गैप से खुलने के बाद अगर वहाँ पर खुल जाते हैं। 21,300 बहुत मजबूत सपोर्ट है जो आसानी से टूटेगा नहीं। ये आपके लिए डेटा है निफ्टी और बैंक निफ्टी के। जी दीप। बिल्कुल। तो जो सपोर्ट्स है वो भी काफ़ी अहम है, आसानी से नहीं टूटेंगे, पर जो रेजिस्टेंस है वो भी थोड़ी अहम दिख रही है और वो भी आसानी से तोड़ना मुश्किल रहेगा। पर देखते हैं किस तरह का एक्शन आता है। पर जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि एक अच्छा ट्रेड आपको आज बैंक निफ्टी में दिख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स आपको एक्शन में दिखेंगे इंडेक्स के अलावा। हमारे साथ हमारी पूरी रिसर्च टीम तैयार है आपको बताने के लिए। मानसी है हमारे साथ ही कुशल है, पूजा है और ब्रोकरेजेस पर आशीष भी जुड़ रहे हैं। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के कुछ अहम ट्रिगर्स और पोस्ट मार्केट अर्निंग्स कौन सी हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। नतीजों से ही शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि लास्ट लेग नतीजों का वैसे चल रहा है तो काफ़ी सारे नतीजे कैश स्पेस में आ रहे हैं। कुल 36 कंपनियों के नतीजे जिन पर आज हम फोकस करने वाले हैं कैश स्पेस में। चुनिंदा नाम अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, गॉडफ्री फिलिप्स, इक्रा, लाओपाला, लिबर्टी शूज, पीसी ज्वेलर्स, राइट्स जैसी कंपनियों के नतीजे आते हुए आज के सत्र में हम देखेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद जो कंपनियों के नंबर्स आए, टाटा स्टील नंबर्स कमजोर हैं लेकिन ऑपरेशनली अनुमान से अच्छे हैं। आई की अगर बात करें 20% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन 17.71% से 13.7% पर जाते हुए दिखे और मुनाफे के फ्रंट पर 2,431 करोड़ से नेगेटिव में अब 1,096 करोड़ लॉस देखने को मिला है। 118 करोड़ के मुनाफे का अनुमान हम लगाकर चल रहे थे। पेट्रोनेट एलएनजी कमजोर नतीजे हैं। अगर इनकी आई की बात करें 3.8% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन 13.5% के हम अनुमान लगा रहे थे लेकिन 8.1% मार्जिन आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे के फ्रंट पर अनुमान 623 करोड़ का था लेकिन कंपनी का मुनाफा 356 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है। बीएल अनुमान से अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इनकी आय 52% बढ़ती हुई दिखी है। साथ ही इनके मार्जिन 24% से 26% तक जाते हुए दिखे और मुनाफे के फ्रंट पर 813 करोड़ का अनुमान था। 1,034 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने देखा है। नौसल कमजोर नतीजे हैं। कंपनी की आय 12% गिरी है। मार्जिन 24% से 17% तक जाते हुए दिखे और मुनाफा करीब 40% यहाँ गिरता दिखा है। 36 करोड़ से मुनाफा 21 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। एसजेवीएन कंपनी के नतीजे कमजोर हैं। यहाँ पर आय 32% गिरी है। मार्जिन 77% से 66% पर और मुनाफा 13% गिरता हुआ दिखा है। फिनिक्स मिल्स के कमजोर नतीजे, आय 45% गिरी है। मार्जिन 52% से 51% रहे हैं और मुनाफा 273 करोड़ से 48 करोड़ महज रह गया, यानी कि 82% की गिरावट
यहाँ पर आप देखेंगे। सेंट्रल बैंक की अगर बात करें, कमजोर नतीजे, कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 1602 करोड़ से 1926 करोड़ पर जाती दिखी है। लॉस यहाँ पर 1529 करोड़ का देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की अगर बात करें 19.9% से 18.2% पर जाते हुए दिखे हैं। और अंत में बजाज हिंदुस्तान कंपनी के नतीजों में आए अगर देखें 2128 करोड़ से 1863 करोड़ पर जाती दिखी है। मार्जिन 15% से 11% पहुंचते दिखे हैं। मुनाफे के फ्रंट पर भी गिरावट 229 करोड़ से 106 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा देखा है। बिल्कुल, तो एक लंबी लिस्ट है मानसी के पास, पर ऐसी लंबी लिस्ट कुशल के पास भी है। कुशल, बताइए आपके पास कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। स्पेंसर रिटेल है पहला, और यहाँ पर नंबर जो है वो मिले जुले कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल इनके पास करीब 2 करोड़ का मुनाफा आया था, उसके मुकाबले 49 करोड़ का घाटा कंपनी ने पोस्ट किया है। और साथ ही अगर आप ओवरऑल देखेंगे ऑन द फ्लिप साइड, कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 22% तक बढ़ते हुए नजर आए और कामकाजी मुनाफे में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। साथ ही जीआईसी हाउसिंग नंबर्स जो है काफी वीकर साइड पर देखने को मिल रहे हैं। इनका मुनाफे में लगभग आधा होता हुआ नजर आया है, 51 करोड़ से घटकर 26 करोड़ हो गया है। और साथ ही आय में भी 4-5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। लक्स इंडस्ट्रीज नंबर्स इनके भी कमजोर दिख रहे हैं, मुनाफे में 20% की गिरावट के साथ 31 करोड़ पर आया है और साथ ही आय में 27% का फॉल देखने को मिला है। जय कॉर्प अगर आप देखें तो यहाँ पर आप मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं, क्योंकि घाटे से मुनाफे में तो भले ही कंपनी आई है, करीब 4 करोड़ का घाटा था, 4 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है, पर आय फ्रंट में देखेंगे तो 16% की गिरावट रही है और 122 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है। तो इनफैक्ट 2 खबरें भी है मेरे पास। इनफैक्ट पूंजी जुटाने पर परसों बोर्ड बैठक होने वाली है टाटा पावर और एक्सिस बैंक की, तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी। बिल्कुल, फंड्स जुटाने पर टाटा पावर फोकस में रहेगा। डेट रिडक्शन की भी यहाँ पर बात चल रही है, एसेट सेल भी है और कई सारे और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए। पूजा से भी जान लेते हैं कि उनके पास कौन से स्टॉक्स हैं, और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि कुछ फंड एक्शन, प्रमोटर एक्शन भी हुआ है। बताएं पूजा। जी गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत आदित्य बिरला फैशन से करते हैं। 8 जुलाई को 995 करोड़ का राइट्स इशू कंपनी लेकर आएगी और इसको जो इशू प्राइस है वो 110 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। हमको बता दें अभी मौजूदा भाव जो है कंपनी का वो 127 रुपए 65 पैसे पर फिलहाल कंपनी कारोबार कर रही है और 22 जुलाई तक ये जो राइट्स इशू है खुला रहेगा और शेयरधारकों को हर 77 शेयर के बदले कंपनी के इस इशू में 9 शेयर मिलेंगे। तो आदित्य बिरला फैशन फोकस में रहेगा। भारतीय एयरटेल नेक्स्ट्रा डेटा ने कालाय ग्रुप से करीब 20 करोड़ डॉलर जुटा लिए हैं और ये भारतीय एयरटेल की ही इकाई है। इसके अलावा एक और खबर आ रही है भारतीय एयरटेल से जुड़ी। वनवेब के लिए कंपनी ने बोली लगाई है। ये एक बैंकक्रप्ट सैटेलाइट फर्म है जिसमें कि सॉफ्ट बैंक का भी निवेश है, इसके लिए बोली लगाई है। तारब्रोज ऑटोमेटिव कंपनी को कुल 234 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ये एक्सपोर्ट और घरेलू ऑर्डर मिलाकर ये ऑर्डर दिए गए और अगले 5 साल के लिए ये ऑर्डर कंपनी को दिया गया है। इसके अलावा काफी सारे फंड एक्शन और प्रमोटर एक्शन भी देखने को मिले हैं। लॉरस लैब्स में कल ब्लू वाटर इन्वेस्टमेंट ने करीब 1.25 करोड़ शेयर्स 506 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचे हैं। हिस्सेदारी करीब 11.5% है और उसके सामने बीएनपी पारिबा, गवर्नमेंट पेंशन फंड और एमके वेंचर्स जो कि मधुसूदन केला के द्वारा प्रमोटेड कंपनी है, इन्होंने कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदे हैं। बीएनपी पारिबा ने 15 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने करीब 9.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। तो बड़े फट एक्शन देखने को मिले कल कंपनी में। इसके अलावा ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग 25 से 26 जून के बीच प्रमोटर ने करीब 8 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। जामना ऑटो में भी प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी देखी गई है। 25 से 26 जून के बीच करीब 4.5 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है और क्वेस्कॉप में 26 जून को प्रमोटर ने करीब 1 लाख शेयर्स की खरीदारी की है और वरुण बेवरेजेस में 26 जून को प्रमोटर ने 26 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। बिल्कुल, तो ढेर स्टॉक्स है जहां पर एक बार फिर से आप फंड एक्शन और प्रमोटर एक्शन देख रहे हैं, वहां पर भी नजर रहेगी और नजर ब्रोकरेजेस के स्टॉक्स पर भी है। किधर आज फोकस आ रहा है, चलिए जान लेते हैं एफआईआर में। आशीष हमारे साथ तैयार है। आशीष गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताइए नतीजों पर ब्रोकरेजेस का क्या कहना है?
टाटा स्टील के कल नतीजे आए थे बाजार बंद होने के बाद, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आई है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग दे रहे 405 रुपए के लक्ष्य के लिए, कह रहे कि एबिटा जो कंपनी ने रिपोर्ट किया वो अनुमान से बेहतर देखने को मिला है। साथ ही अगर आप देखें तो यूरोपियन ऑपरेशंस में भी पॉजिटिव एबिटा रिपोर्ट करना, इसको भी ब्रोकरेज हाउस सही मानते हैं। साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर क्रेडिट स्विस की भी रिपोर्ट आई है, जहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 365 रुपए के लक्ष्य के लिए। कल बाजार के दौरान भारत फोर्ज के नतीजे आए थे। सीएलएसए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं 325 रुपए के लक्ष्य के लिए, 317 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। मॉर्गन स्टैनली भी नेगेटिव नजर आ रहे हैं, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 283 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि नतीजे बेहद कमजोर देखने को मिले। हालांकि नोमेरा थोड़े से पॉजिटिव है, माइल्डली पॉजिटिव है, क्योंकि इन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी है करीब 359 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये कह रहे हैं कि मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन आकर्षक है। साथ ही FY21 के दूसरे भाग से रिकवरी की भी उम्मीद लगा रहे हैं। एनटीपीसी के नतीजे आए थे। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 135 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि स्टॉक की वैल्यूएशन अगर आप देखें तो काफी ज्यादा डिस्काउंट पर चल रही है और रिन्यूएबल पोर्टफोलियो से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं। बीईएल, यहाँ पर भी नतीजे आए थे। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 90 रुपए के लक्ष्य के लिए, कल 88 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी बिजनेस वॉरप्रेस सिस्टम्स में आगे जाकर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। और रिजल्ट्स पर आखिरी रिपोर्ट है सोबार डेवलपर्स पर। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 361 के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे 306 रुपए के लक्ष्य के लिए, 219 कल की क्लोजिंग है। और यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस का मानना यह है कि अब जून के महीने में अगर आप देखें तो सेल्स की जो इंक्वायरीज हैं वो ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते रिकवरी की बेहतर उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। बिल्कुल, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स। इसके अलावा ग्लेनमार्क पर सीएलएसए का बड़ा डाउनग्रेड, 440 से टारगेट घटाकर 420 रुपए किए हैं। ये भी एक स्टॉक आज रहेगा सुर्खियों में। सुर्खियों में रहेंगे वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आए हैं रिजल्ट्स, और स्पेशली कल बाजार बंद होने के बाद। और रिजल्ट्स में कई सारे दिग्गज हैं, टाटा स्टील, बीएल जैसे, तो ये तो आपने देख ही लिए। लेकिन वो रिजल्ट्स जहां पर लोग मेहनत नहीं करते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, कौन ढूंढे, कौन दिमाग लगाए, ये सब रिजल्ट जो खास तौर से कैश मार्केट के स्टॉक्स होते हैं, जहां बैलेंस शीट पढ़ना, रिजल्ट पढ़ना और ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि टाटा स्टील, बीएल वगैरह ये तो सारे वेल रिसर्च स्टॉक्स हैं, यहाँ पर हर तरह की रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है। लेकिन जहां रिपोर्ट्स नहीं मिलती वहां पर आपको मिलते हैं वरिंदर बंसल। तो आइए, आज दूसरा दिन है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। वरिंदर, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। और कल जब हमने शुरुआत की इस सेगमेंट की, और कल जिस तरह से आपने नतीजों का विश्लेषण किया और जो कंपनियां आप ढूंढ कर, निकाल कर, पढ़कर और डेटा एनालिसिस के दम पर लाएं, उसकी काफ़ी तारीफ भी हो रही है। लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं कि चलिए अब हमें डेटा और फंडामेंटल एनालिसिस इन छोटी कंपनियों पर अच्छे तरीके से मिलेगा। तो चलिए आज करते हैं शुरुआत आज के पटाखा और बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ। कौन से रिजल्ट्स हैं जो आपके पटाखा की लिस्ट में हैं, कौन से रिजल्ट्स हैं जो बढ़िया आप समझ रहे हैं? तो सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। पटाखा रिजल्ट्स में एक्चुअली ना कुछ नंबर्स अच्छे आए, बहुत अच्छे आए, बट मैं उनको पटाखा में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ बिकॉज मुझे कंसिस्टेंसी ऑफ नंबर्स नहीं दिख रही है। तो सेक्टर वाइज अगर मैं देखूं तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें दो कंपनीज, भारत डायनामिक्स और बीईएल, ने बहुत अच्छे नंबर दिए हैं। बीएल जैसे आपने बोला इज वाइडली कवर्ड, तो मैं भारत डायनामिक्स से चालू करता हूँ। तो मेरे लिए वो पटाखा नहीं है, वो बहुत अच्छा नंबर है, बट समहाउ आई डोंट फील कि अभी वो उस कैटेगरी में जाता है, बिकॉज हमारे लिए वो पटाखा वही होगा जिसके नंबर्स बहुत शानदार है, कंसिस्टेंसी है और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। भारत डायनामिक्स सेल्स 64% ऊपर था, एबिटा 2.3 टाइम्स ऊपर था, पैट 1.5 टाइम्स ऊपर था। सर, इसमें जरूरी चीज समझने की क्या है ना कि इसका जो मेजर बुकिंग है ना वो क्वार्टर डिफरेंट रहता है। जैसे रियल एस्टेट में होता है ना, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से वो किसी ना किसी बंच ऑफ ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो क्या इस क्वार्टर में वो हुआ कि नहीं हुआ है? अगर आप लास्ट के 7-8 क्वार्टर देखोगे ना तो इसका मार्जिन बहुत बहुत वेरी करता है। तो लास्ट 8 क्वार्टर में इसका मार्जिन 5% भी गया हुआ है, 25% भी गया हुआ है। सो इतना वेरिएशन होता है नंबर्स में। इवन बीएल की जो आप बात कर रहे थे, बीएल का सेम इश्यू है, नंबर्स अच्छे आए हैं, सब कुछ अच्छा आया है, लेकिन अगर आप उसके मार्जिन देखो, इनकंसिस्टेंसी है। तो इनमें कंसिस्टेंसी नहीं है किसी में भी। और ये स्टॉक सस्ते ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सब 15, 16, 17 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं सारे के सारे स्टॉक्स। और रेगुलेटेड पीएसयूज में अगर जाना है आपको तो 5-6 टाइम पे आपको गेल पीएसयू, गेल, कोल इंडिया या एनटीपीसी जैसी कंपनीज भी मिलती हैं। सो कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। बीएल का एक्चुअली ऑर्डर बुक 44% डाउन भी हुआ है, तो वो एक और देखने की बात है। जेफरीज का नोट आया था, उसने 90 का टारगेट ही रखा है। सो अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी गंग हो अबाउट दीज कंपनीज, बट मैं कहूंगा कि थोड़ा कंसिस्टेंसी का वेट कीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, तब ये पटाखा में जाएंगे।
दूसरा नंबर जो मेरे हिसाब से अच्छा आया है, अगेन मैं उसमें पटाखा में इसलिए डाला नहीं बिकॉज सेल्स कम था, एनआर अग्रवाल इंडस्ट्रीज जिसका पेपर में काम करती है, पेपर सेक्टर में काम करती है। अगेन सेल्स नीचे था बट उसका एबिटा 86% अप है, मार्जिन 10% से 19% हो गया है, प्रॉफिट भी कुछ 14 करोड़ से 37 करोड़ हो गया है। आप देखिए 29% आरओसी करती है कंपनी ये, और 4 टाइम पे ट्रेड करती है और 1 टाइम पे प्राइस टू बुक पे ट्रेड करती है। लास्ट 3 साल में सेल्स ग्रोथ 14% है, कोई प्लेज नहीं है, प्रमोट ग्रो नहीं कर पाई है, लेकिन सेल्स 5% नीचे था, एबिटा कुछ 48% अप था, मार्जिन 7% से 11% हो गए हैं। अगर आप इसका लास्ट 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो 300 करोड़ से 400 करोड़ सेल्स हो गई है, मार्जिन 5% से 10% हो गया है। बट यू नो स्टेबल गुड numbers by this company, these three companies, Bharat Dynamics, NR Agarwal and Lincoln. ओके, तो ये अच्छे नंबर है, लेकिन फुस यानी कि एकदम ही खराब घटिया टाइप्स के रिजल्ट्स। सर उसमें मैं रेमंड्स को सबसे ऊपर रखूंगा, जिसमें सेल्स 30% डाउन है और एबिटा लॉस किया। ऑफ कोर्स कोविड का इम्पैक्ट है, लेकिन मैं ये देखूंगा कि बिकॉज ऑनेस्टली मार्च के नंबर्स में तो हमने 7 8 10 दिन का इम्पैक्ट ही देखा। तो अगर इतने गंदे नंबर्स कुछ इस कंपनीज के आ रहे हैं तो जून में क्या होगा, जहां पे इम्पैक्ट अपने को 1 महीना 2 महीने का दिखेगा। सो सम ऑफ द हाई ग्रोथ कंपनीज, जून कुड बी वेरी वेरी बैड क्वार्टर फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज, जब जून के नंबर्स आएंगे, बिकॉज एक्चुअल इम्पैक्ट तो तब दिखेगा। सो 7 करोड़ का एबिटा लॉस, प्रॉफिट था इसका 170 करोड़ का सर, एबिटा प्रॉफिट 170 करोड़ का था। सो एक वो है। वेंकीज 20% सेल्स डाउन, अगेन एबिटा लॉस 118 करोड़ का कंपेयर टू अ प्रॉफिट ऑफ 60 करोड़। कोई सस्ता कंपनी नहीं है। शक्ति पंप अगेन 28 करोड़ के प्रॉफिट, एबिटा प्रॉफिट के सामने 3 करोड़ का लॉस किया उसने। केमिकल कंपनीज में क्या हो रहा है सर कि सबको ऐसा लगता है कि जिसमें केमिकल लगा है वो केमिकल कंपनी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ कंपनीज है जिनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। एनजीएल फाइन कैम एक ऐसा कंपनी है जिसमें बहुत टाइम से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को। सेल्स 20% नीचे है, एबिटा 80% नीचे है, और इस बार उसने नेट लॉस भी रिपोर्ट किया। मार्च 17 में इसका 26% मार्जिन होता था सर, 26% से ये कम हो के 6.5% मार्जिन आ गया है। सो समथिंग इशू विद दिस कंपनी। एक फर्मेंटा बायोटेक एक ऐसी कंपनी है जिसमें लोग बहुत बहुत बुलिश हो जाते हैं कई बार, बिकॉज उसके पीछे बायोटेक का नाम लगा हुआ है। आप देखिए उसका एबिटा 70% नीचे था, प्रॉफिट 92% नीचे था सर। सो अगेन थोड़ा सावधान रहिए। एक मैं कंपनी देखता रहता था बहुत टाइम पहले भी, मेजेस्टिक ऑटो, लोग हीरो मोटर्स के हिसाब से उसको बहुत बोलते हैं कि अगर हीरो मोटर उसमें है वो स्टॉक चलना चाहिए। पर आप देखिए सर उसके नंबर कभी आए नहीं है। मुझे इस बार इस क्वार्टर में उसका सेल्स 66% डाउन है और नेट लॉस 28 करोड़ है। आप भूल जाइए इस क्वार्टर को। आप 10 साल 20 साल का 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। स्टैंड लोन मार्च 2008 का सेल्स 110 करोड़ था इस कंपनी का, और अभी इस कंपनी का 33 करोड़ है। तो 12 साल में इसका 100 करोड़ से सेल्स नीचे आके 33 करोड़ ही आया है। सो मुझे नहीं समझ आती कि इस कंपनी को किस तरीके से सब भगाते रहते हैं थोड़ा सा। ओके, अच्छा, एक जो अच्छे रिजल्ट्स की कैटेगरी में आप किन कंपनियों को रखेंगे? तो सर वेल्सपन इंडिया अच्छे नंबर्स आए हैं जिसने लॉस से प्रॉफिट किया है। अगेन 6 टाइम पे ट्रेड करता है वो कंपनी, तो एक कंपनी है जिसको देखना चाहिए। बट अगेन इट्स अ वेरी कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप जहाँ पे बहुत कुछ रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, तो थोड़ा सा वो पढ़ना ज्यादा पड़ेगा। वेल्सपन एंटरप्राइज, वेल्सपन इंडिया, वेल्सपन कॉर्प में रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा है। सीएससी आई विल से वो स्टेबल नंबर्स, एंड इंपॉर्टेंटली बिकॉज वो 6 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, एबिटा 20% ऊपर था। लाइक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वाज मयूर यूनिकोटर्स। मेरे ख्याल में वो स्टेबल नंबर दिए, जहाँ पे उसका मार्जिन अगर आप लास्ट 10 15 साल से देखो तो वो कंसिस्टेंट रहा है सर। इस बार भी उसके 25% मार्जिन आया है 22% से। 27% आरओसी कंपनी करती है और 11 टाइम पे ट्रेड करती है, तो अच्छा नंबर है। कुछ छोटा कंपनी जैसे एसोसिएटेड अल्कोहल, थंगा मिल्स ज्वेलरी, मंगलम ट्रक्स, नॉट वेरी बिग कंपनीज बट गुड नंबर्स एट द रीजनेबल वैल्यूएशंस। मंगलम ट्रक में अगेन प्रॉब्लम क्या है कि बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है नंबर्स में। एसोसिएटेड अल्कोहल अगेन वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। इसका एक ग्रुप कंपनी बाहर भी है, सो उसका इश्यू हमेशा रहा है कि प्रमोटर्स किस तरीके से क्या करेंगे उस कंपनी के साथ। बट स्टेबल नंबर्स अगर गुड में मुझे 1 2 पिक करने हैं सर, तो मैं मयू यूनिकोटर्स और सीएससी करूंगा जी, ओके। वरिंदर, ऐसी कंपनियां जिनके रिजल्ट्स ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे नहीं बहुत बुरे नहीं हैं, और जिनके कमजोर हैं, दोनों की लिस्ट बताइए। ओके तो सर फोर्स मोटर्स के नंबर इतने खराब नहीं थे, क्योंकि उसका जो मार्जिन है 7% से 11% हो गया। पैट नीचे था 83%, देखेगा आपको कि प्रॉफिट 80% नीचे है, बट उसमें एक वन ऑफ था। 12 टाइम पे ट्रेड करता है। एक इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम है इंडियन ह्यूम पाइप्स। सेल्स नीचे आई है उसकी, बट मार्जिन इंप्रूव हुए 12% से 14.5%। अगेन 20% आरओसी कंपनी करती है, 10 टाइम पे ट्रेड करती है, सो नॉट दैट बैड।
बट कुछ कंपनीज है जिनके नंबर्स बहुत वीक आए हैं, जिसमें जैसे मिंडा इंडस्ट्रीज, मिंडा इज वन ऑफ द रियली रियली गुड कंपनीज, बट वो 33 टाइम्स पे ट्रेड करता है सर, सस्ता ट्रेड नहीं करता। 33 टाइम्स, आप सोचिए हीरो मोटर्स 15 टाइम पे करता है और 33 टाइम्स मिंडा करता है, तो कोई सस्ता कंपनी नहीं है। जिसमें उसका अबिटा इस बार 35% डाउन आया था और मार्जिन 12.5% से 9% आए थे। नोसी लगेने की कंपनी है जिसमें बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने ली है, बट अगेन डिसअपॉइंटिंग दैट दिस क्वार्टर आल्सो वाज नॉट ग्रेट। अबिटा डाउन 40%, मार्जिन 17% रह गए हैं, प्रॉफिट 40% नीचे था। ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज, लोग बोलते हैं कि बिकॉज स्टील का साइकिल चालू होगा तो कुछ कुछ रिफ्रैक्टरी कंपनीज को बेनिफिट होगा, बट दिस क्वार्टर वाज अ व्हाइट वॉश फॉर ओरिएंट रिफ्रैक्टरीज। 40% आरओसी है लेकिन 22 टाइम पे ट्रेड करता है, सस्ता कंपनी नहीं है। एक पराग मिल्क है सर, जहाँ पे अगेन लोगों को बहुत उम्मीद है बिकॉज सस्ता स्टॉक है, मिल्क थीम है, एफएमसीजी थीम है, व्हाटएवर, बट इसके नंबर्स मैंने नहीं देखे लास्ट 5-6 क्वार्टर से आते हुए। इस बार भी प्रॉफिट 70% डाउन था, हालांकि ये स्टॉक 7.5 टाइम पे ट्रेड करता है, बट इसके नंबर्स नहीं आ रहे हैं, सो इट्स अ कंसर्न। कल सब पेपर स्टॉक्स ऊपर थे, कल मैंने ये भी लिखा था कि हर पेपर स्टॉक को एक जैसा मत मानिए, अलग अलग चीजें होती है। आज इमामी पेपर के नंबर आए हैं जिसका मार्जिन सिर्फ 11% रह गया है 14% से, और नेट लॉस भी रिपोर्ट की है। काया एक कंपनी है मेरे ख्याल में जिसमें सर्कल लगता रहता है, बट इसमें लॉसेस बार बार अभी भी लॉस ही रिपोर्ट किया है। 14 करोड़ का लॉस वर्सेस 21 करोड़ का लॉस क्वार्टर क्वार्टर, और एबिटा 7 करोड़ का है वर्सेस 16 करोड़। सो ओके, वीक नंबर्स फॉर दिस कंपनी। So for me, standout numbers remain some of the defense companies. वरिंदर, पराग मिल्क पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बातें चलती है कि चलिए कुछ डेयरी सेक्टर को फ़ायदा मिलेगा, गवर्नमेंट ने अभी पैकेज जो अनाउंस किया था उसमें भी वहाँ शेयर बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा आपको है नहीं जो मिल्क के और इससे कारोबार में हो, और जब भी उसमें नाम पराग का ही आता है। क्या इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है या अभी और आप इसको डेटा देखना चाहेंगे अभी भी? नहीं सर, मैं वही बोलूँ कि आई डोंट, सस्ता है बट उसके नंबर्स नहीं आ रहे हैं। इशू क्या है इसमें, बैलेंस शीट का इशू हो रहा है। अगर आप इसका देखो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इसका, और कुछ कुछ चीजें हैं जो बैलेंस शीट में है वो किसी को समझ नहीं आ रही है। अगर इसका आप कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस देखो लास्ट कुछ क्वार्टर से, सर तो कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस तो है ही नहीं है इसका। 5 करोड़, 29 करोड़, 20 करोड़, 21 करोड़, कुछ है ही नहीं है ज्यादा। ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े जा रहे हैं इस कंपनी के, जो ट्रेड रिसीवेबल्स अपना 2-3 साल पहले कुछ 170 करोड़ के होते थे, आज की डेट में 300 करोड़ से ऊपर है। अदर एसेट्स जो कुछ होते ही नहीं थे आज के टाइम पे 200 करोड़ हो गए हैं। सो आप धंधे में पैसा नहीं डाल रहे हो, रिसीवेबल्स बढ़े जा रहे हैं, अदर एसेट्स बढ़े जा रहे हैं, मार्जिन उस तरीके से नहीं आ रहे हैं अगर मैं कंपेयर करूं इंडस्ट्री को। सो समथिंग इज अमिस इन दिस कंपनी जिसके कारण नंबर नहीं आ रहे हैं। So that's very baffling for me, importantly. अगर आप कंपेयर करोगे नंबर्स रेशियोज विद अदर मिल्क कंपनीज तो नंबर्स नहीं है उस तरीके से। ठीक बात है। तो चलिए, ये बेहतरीन रिजल्ट एनालिसिस, आज भी रिजल्ट्स के लिहाज से बड़ा दिन है और कल, आज रात को और कल आपको बहुत सारा काम फिर से करना होगा। लिस्ट लंबी है, 30 जून वाले रिजल्ट्स आने की तैयारी में। तो कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह के बेहतरीन विश्लेषण के साथ। और अगर आपने इन नतीजों को और विस्तार से देखना है, पहले तो ये लिंक आपको ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। सारे रिजल्ट्स जो कुछ और कवर नहीं हुए वो भी वरिंदर के आपको जी बिजनेस की वेबसाइट पर, हमारे ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक पेज पर और वरिंदर के ट्विटर हैंडल पर भी आपको मिल जाएगा। तो सब जगह आप इन नतीजों को आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब शुरुआत करते हैं पिक ऑफ द डे की हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। चलिए चलते हैं सीधा पुणे और सबसे पहले शुरुआत करते हैं किरण जी के साथ। किरण जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग, डीप मॉर्निंग। बाय करना है ब्रिटानिया के एक अच्छे रेंज से कल के दिन ब्रेकआउट देता नजर आ गया है, तो मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस काफी नजदीक है। 3500 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 3530 का क्लोजिंग है, सॉरी 3520 का क्लोजिंग है, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 3600, 3620 के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिलेंगे। ओके, ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय ब्रिटानिया में। किरण जी, कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है और खरीदना है टाटा कम्युनिकेशंस, जिसमें कि कल हमने एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। ये स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है
और ऐसा लगता है कि यहां पर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो टाटा कम्युनिकेशंस खरीद करके चलने की मेरी राय है। यहां पर आपको जो स्टॉप लॉस है वो 580 पर 580 पर रखें, और ऊपर मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 620-25 के लेवल्स बहुत कम वक्त में दिखाएगा और 650 के लेवल्स इवेंचुअली देखने को मिलेंगे। तो 650 के टारगेट के लिए टाटा कम्युनिकेशंस में मेरी खरीदारी की राय है। ओके, टाटा कम्युनिकेशन खरीदें 620 पहला टारगेट, 650 दूसरा टारगेट, 580 का स्टॉप लॉस। ये राय है कुणाल जी की। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी इरादा नेक है, खरीदारी का इरादा है और खरीदना है HDFC बैंक। 1047 का स्टॉप लॉस है, 1120 का टारगेट है। HDFC बैंक पे खरीदारी की राय है। ओके, तो HDFC बैंक में खरीदारी करें, 1047 स्टॉप लॉस, 1120। बंसल जी की यही बात मुझे पसंद आती है, जहाँ जरूरत होती है वही बोलते हैं। पिक ऑफ द डे के में क्या ज़्यादा बोल के फ़ायदा क्या है, बिल्कुल सीधा लेवल बताए, आगे बढ़ गए। हम भी आगे बढ़ते हैं वागले साहब के पास। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर, बाय सेल नोटा। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरा बाय है और एक अलग स्टॉक है जो मैं नॉर्मली कवर नहीं करता। ये कैश स्टॉक है जिसमें एक अच्छा क्लियर कट ब्रेकआउट की तैयारी है या ब्रेकआउट हो चुका है। स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स। 1032 का क्लोज है, 1011 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। 1.5 से 2% की रिस्क होगी और मेरा टारगेट 1110 है। मुझे एक 7 से 8% की अपसाइड दिख रही है। एक मिनट सर, मैं स्टॉक का नाम और टारगेट नहीं सुन पाया, फिर से बताएं सर। अनिल जी गॉडफ्रे फिलिप्स स्टॉक का नाम है। 1032 का क्लोज है। मेरा स्टॉप लॉस 20 रुपए नीचे है 1011 का और मेरा टारगेट है 1110, जो कि लगभग एक 70-80 रुपए ऊपर है। वंडरफुल। तो ये सिगरेट बनाने वाली कंपनी ITC में जो जान आई है, अब हालांकि भले ही उनके नतीजों में सिगरेट वॉल्यूम ज़्यादा ना हुआ, लेकिन गॉडफ्रे फिलिप्स ये कैश का बेहतरीन काउंटर जो आपके लिए कर सकता है कमाल। आइए कमाल करने वाले स्टॉक्स हमें बताते हैं। सिद्धार्थ सैलानी साहब भी, नाम के लिए तो वो फंडामेंटल एक्सपर्ट है, लेकिन काम है ना, कई बार मतलब टेस्ट मैच के खिलाड़ी होते हुए भी 2020 गेम खेल जाते हैं। तो सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपकी पिक आज के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी हमारा विश्वास अब कुछ दिनों से एक थीम पे बहुत ज्यादा हो गया है, वो है रूरल थीम। ग्रामीण इलाके की थीम पे ही हम अब बेट कर रहे हैं और उसमें से एक कंपनी लेके आया हूँ। जैसे मैंने पहले UPL कहा था, वैसे ही एक कंपनी लेके आया हूँ, वो है हीरो मोटोकॉर्प। 2900 रुपए के टारगेट से निवेश की राय है। 2900 रुपए के टारगेट से हीरो मोटोकॉर्प खरीदना चाहिए। सबसे बड़े 3 कारण। पहला, 90% ऑफ द आउटलेट्स आर ओपन। इनके जो भी आउटलेट्स है जहां से शोरूम्स होते हैं वो 90% खुल चुके हैं। दूसरा, मास मोबिलिटी का चीज है मोटरसाइकिल, और ये अब भारत में लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सबको मेंटेन करना है। और तीसरा, मार्केट शेयर में बढ़ोतरी हुई है हीरो मोटोकॉर्प में 2 व्हीलर स्पेस में। तो मुझे लगता है कि हीरो मोटोकॉर्प रूरल थीम, आप सिर्फ ग्रामीण सोचे और हीरो मोटोकॉर्प खरीदे 2900 रुपए के टारगेट। चलिए, तो हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करने की राय है 2900 रुपए के टारगेट के साथ, 2500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ये है सिद्धार्थ जी की राय। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर राय ली जाए। किरण जी, टाटा स्टील के चार्ट्स देखिए और बताइए। नतीजे ठीक है, कामकाजी मुनाफा अनुमान से थोड़ा सा बेहतर आया है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ठीक है, टारगेट थोड़े थोड़े ऊपर के हैं। 365 का टारगेट है क्रेडिट स्विस का टाटा स्टील में, और मॉर्गन का टारगेट 405 रुपए का, थोड़ा बढ़ सकता है ऐसा लग रहा है। स्टॉप लॉस टारगेट और खरीदने की राय है तो वो बताइए। बिल्कुल खरीदने की राय है। 314 का नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा। अगर सेव करना है तो 310 का कर सकते हैं। और टारगेट्स के लिए 340, 350 के लेवल्स पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, जो कि पिछले स्विंग हाइज है। ये एक बार निकल जाएंगे तो इसमें मोमेंटम अनिल जी ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, ये है टाटा स्टील। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बंसल जी, आपने भी बार बार खरीदारी की राय दी है, भसीन साहब तो लगातार कह ही रहे हैं इसमें तेजी करके चलिए, और नतीजे क्या तोड़फोड़ आए हैं। अच्छे नतीजों का अनुमान था, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर आए हैं। बताइए आज के लिए आप क्या टारगेट सकें, 100 रुपए की तरफ जाने को तैयार है? अनिल जी डेफिनेटली ये 100 रुपए तक जाने को तैयार है। इनफैक्ट अनिल जी यहाँ काफी बड़े टारगेट्स रखने चाहिए। 120 प्लस के यहाँ पर टारगेट रखने चाहिए अनिल जी।
एक तो टेक्निकली ब्रेकआउट है, नतीजे काफी शानदार हैं और मार्केट में अनिल जी न्यूज है कि काफी बड़ी एक कंपनी उसकी ट्रेजरी अनिल जी स्टॉक इस कंपनी के स्टॉक को खरीद रही है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को डेफिनेटली रडार पे रखना चाहिए और मेरी राय में खरीद के चले। पहला टारगेट 100 रुपीज का है, दूसरा टारगेट 120 का बैठता है। ओके, तो ये आपके लिए राय है टाटा BEL पर। और एक और स्टॉक जिसके नतीजे आए हैं उस पर राय ले लो, और वो है पेट्रोनेट LNG। कमज़ोर रिजल्ट दिख रहे हैं, उतने मजबूत है नहीं। वागले साहब, इसके चार्ट देखकर बताइए, क्या कुछ और गिर सकता है ये? अनिल जी बिल्कुल गिर सकता है। पिछले लगभग एक 6-7 दिनों में इसने 270 का एक टॉप बनाया है और वो क्लियर नहीं कर रहा है। जब तक वो क्लियर नहीं होता है 268 270 का स्ट्रेंथ नहीं आएगी। ऑन द डाउन साइड 255 तक की डाउन साइड में देख रहा हूं, वो अगर होल्ड नहीं करता है फिर 248 तक के स्टॉक जा सकता है। ओके, कुणाल जी, एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। जो टाटा कम्युनिकेशन पे आपने राय दी, इसके जरा लेवल्स वापस चेक करिएगा, क्योंकि 619 का कल क्लोज है। आपने पहला टारगेट 620-25 का दिया है। मुझे लगता है कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ है, जरा फिर से देखिएगा। हमारे जागरूक दर्शक हैं एक चंद्रेश जी, जिन्होंने मुझे अलर्ट किया है मैसेज भेज करके, शायद लेवल्स चेंज करने की जरूरत है। आप जरा एक बार फिर से लेवल देखें, तब तक मैं कुछ और स्टॉक्स पर करता हूँ फोकस। भारत डायनेमिक्स, इसके बड़े तगड़े रिजल्ट्स आते हुए दिखें। किरण जी, जरा इसके चार्ट देखिए, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। कितनी दौड़ आज लगा सकता है? भारत डायनामिक्स में चार्ट पैटर्न तो काफी स्ट्रांग है। इसने 275 टू 80 का एक ब्रेकआउट दिया है और तब से लेके कंसिस्टेंटली एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जा रहा है। मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट बड़ा रेजिस्टेंस है वो सीधा आता है करीबन 355 360, तो यही टारगेट्स मान के चलने चाहिए। अभी के लिए स्टॉप लॉस अगर लगाना है तो मेरा मानना है कि आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 292 का। 292 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। हाँ, कुणाल जी, देख लिया आपने? जी अनिल जी, देखिए स्टॉप लॉस में थोड़ा संशोधन है। 589 का अनिल जी स्टॉप लॉस रखना है और 650 का टारगेट इंटैक्ट है। 650 का टारगेट, एक ही टारगेट रखा जाए। ओके, ठीक है, तो टारगेट होगा आपका 650 का, इस पर ध्यान में रखिएगा। एक और स्टॉक है जिसके नंबर्स बड़े कमजोर आए हैं, नोसिल। जरा कुणाल जी, इसके चार्ट देखिए और बताइए क्या किया जाए। नोसिल में बहुत लोगों ने खरीदारी की है, काफ़ी स्टॉक चला हुआ भी है। मार्जिन 25% से घटकर 17%, कामकाजी मुनाफा 40% घटा। हर एक पैमाने पर रिजल्ट्स खराब हैं। अनिल जी, देखिए चार्ट भी कोई खास स्ट्रांग नहीं है। जहां हमने देखा कि रैलिस इंडिया में एक बड़ी तेजी बनी है, नेशनल फर्टिलाइजर में बड़ी तेजी बनी है। नोसिल में हम देख रहे हैं कि 95 रुपए के आसपास एक बड़ी रेजिस्टेंस है और यहां पर चार्ट पर एक ट्रिपल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये 85 के नीचे निकला तो वापस से आपको 70 तक के एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में जिनके पास भी पोजीशन है, एक बार निकल जाएं, निचले स्तरों पर इसी को या किसी दूसरी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। ओके, केमिकल कंपनियों पर सिद्धार्थ जी जरा अपनी राय दीजिए। नोसिल का भी देखा है, एक और कौन सी केमिकल कंपनी आई थी उसके भी रिजल्ट बड़े खराब से आए हैं। मैं बताऊं आपको, फाइन एनजीएल फाइन केमिकल। तो ऐसा नहीं कि सारी केमिकल कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ऐसे में कोई एक चॉइस, और इन कंपनियों पर कोई राय रखते हैं, नोसिल, एनजीएल फाइन केमिकल पर? नहीं, मैं मानता हूं कि दोनों ही कंपनियों के नतीजे खराब आए हैं। और वरिंदर बंसल जी ने और एक कंपनी कही थी फर्मेंटा बायो, तो इसके भी नतीजे थोड़े से खराब रहे हैं। तो डेफिनेटली अनिल जी, ये सेक्टर में ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट सेक्टर नहीं है। आज भारत में कोई भी ब्लैंकेट सेक्टर अवेलेबल नहीं है कि सेक्टर चुनो और सारी कंपनी खरीद लो। बिल्कुल, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आप चुन सकते हैं। इनमें से मैं एक के बजाय 2 कंपनी दूंगा, क्योंकि हमें लगता है कि उगता सूरज सेक्टर है केमिकल, और यहाँ पे 2 कंपनियों पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। वो है पहला नवीन फ्लोरो। हमें लगता है नवीन फ्लोरो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं, नतीजे भी बहुत अच्छे हैं। और दूसरा एल्काइल अमाइंस। नतीजों की बात करें तो 170% मुनाफों में बूस्ट मिला है, ग्रोथ मिला है 170%। तो मुझे लगता है कि एल्काइल अमाइन और नवीन फ्लोरो 2 कंपनियों पे आपको जरूर से जरूर पोर्टफोलियो में रखना है।
ओके, तो ये है आपके लिए राय तमाम स्टॉक्स पर।